जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, घटना चक्र की जो आय दृष्टि की करंट अफेयर्स की बिल्कुल लेटेस्ट वाली आई है, उससे हम आज राष्ट्रीय परिदृश्य करेंगे। दोस्तों, पार्ट बाय पार्ट हम इसको आपको खत्म करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय शुरू करेंगे। इससे पहले हमने आपका सूक्ष्म दृष्टि जो है आपका स्टार्टिंग में दिया वन लाइनर, वो सारा का सारा कंप्लीट करा दिया। आप लोग वीडियोज आकर देख लीजिएगा, ठीक है। और ये आपका 70वीं बीपीएससी, यूपीपीसीएस प्री और आरओ सभी एग्जाम जो आगामी हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। तो दोस्तों, आपका यूपीपीसीएस तो आपको वैसे भी दिसंबर में आपका संभावित बताया गया है, मध्य दिसंबर में, दिसंबर के मध्य में, और अक्टूबर में तो होना नहीं है अब यूपीपीसीएस प्री। तो आप लोग कम से कम आपका अक्टूबर नवंबर का भी आपको करंट अफेयर्स यहाँ पर देखना पड़ेगा, पूरा नवंबर तक का, ठीक है। दिसंबर में एग्जाम आपका अगर होता है, संभावित बताया गया है, ठीक है। आयोग की तरफ से नोटिस कल जारी कर दिया गया था। तो दोस्तों, राष्ट्रीय परिदृश्य हम लोग देखेंगे। राष्ट्रीय परिदृश्य करंट नोट्स, देश की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक घटनाओं एवं विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर नजर। दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने जो हाईलाइट कर दी है, देख सकते हैं आप लोग, डिटेल में दिया हुआ है, पूरा हम लोग कवर करते हुए चलेंगे यहाँ पर, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में अधिक से अधिक। पहला इसमें टॉपिक है, एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी। तो भारत के संदर्भ में समकालिक चुनाव के से तात्पर्य है कि लोकसभा, सभी राज्य विधानसभा और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ कराए जाने वाले चुनाव, ठीक है। इसे आपका एक देश एक चुनाव, ONOE यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। देश में वर्ष 1951 से 52 से वर्ष 1967 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन अधिकांशतः साथ साथ कराए गए थे, ठीक है। और इसके पश्चात यह चक्र टूट गया और अब निर्वाचन लगभग प्रत्येक वर्ष और एक वर्ष के भीतर विभिन्न समय पर भी आयोजित किए जाते हैं, जिसमें बहुत अधिक व्यय तो होता ही है, साथ ही आदर्श आचार संहिता आदि के लंबे समय तक लागू रहने के कारण विकास कार्यों में दीर्घ अवधियों के लिए व्यवधान उत्पन्न होता है। भारत के विधि आयोग ने निर्वाचन विधियों में सुधार पर अपनी 170वीं रिपोर्ट, कौन सी 170वीं रिपोर्ट में प्रत्येक वर्ष और बिना उपयुक्त समय के निर्वाचनों के चक्र का अंत किए जाने की सिफारिश की थी। कुछ स्मरणीय तथ्य देख लीजिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 सितंबर 2024 को एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी। यह प्रस्ताव पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने 14 मार्च 2024 को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में दिया था। इस प्रस्ताव के अनुसार देश में चुनाव 2 चरणों में कराए जाएंगे। प्रथम चरण में लोकसभा एवं सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित किए जाएंगे, जबकि द्वितीय चरण में प्रथम चरण के 100 दिनों के अंदर स्थानीय निकायों के चुनाव आयोजित होंगे। समकालिक चुनाव में के कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए संसद में 2 प्रकार के संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है। एक है आपका एक संवैधानिक संशोधन विधेयक होगा और दूसरा क्या होगा, विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के कानून में परिणामी संशोधन होगा। साथ साथ निर्वाचन के पहले चरण की अभिप्राप्ति के लिए अनुच्छेद 83, देखिए अनुच्छेद 83 क्या कहता है, संसद के सदनों की अवधि, ठीक है। और अनुच्छेद 172 क्या कहता है, राज्य विधानमंडलों की अवधि में संशोधन करते हुए अनुच्छेद 82 को अंतः स्थापित किए जाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन विधेयक पुनः स्थापित किया जाएगा। इस संशोधन के लिए राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरे चरण में नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनाव, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव होने के 100 दिनों के भीतर आयोजित करने हेतु एक और संवैधानिक संशोधन विधेयक पुनः स्थापित किया जाएगा। उपयुक्त संशोधनों के लिए अनुच्छेद 368 में दी गई संविधान संशोधन की 2 शर्तों को पूरा करना होगा। पहला शर्त, प्रथम शर्त के अनुसार दोनों सदनों में कुल सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा मतदान किया जाना अनिवार्य है, जबकि दूसरा शर्त के अनुसार आपका प्रथम शर्त के अधीन रहते हुए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्य संशोधनों के पक्ष में हो। कितना? 2/3, ठीक है। दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से विधेयक अधिनियम बन सकेगा। द्वितीय चरण के प्रस्ताव यानी कि स्थानीय निकायों के चुनाव केंद्र एवं राज्यों के चुनाव के 100 दिन के अंदर कराने के लिए विधेयक को राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर हेतु भेजने से पूर्व आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन कराना होगा।
ONOE उच्च स्तरीय समिति के बारे में देखते हैं। 8 सदस्यीय होती है। ये आपका गठन हुआ था 2 सितंबर 2023 को। अध्यक्ष हैं आपका पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और सदस्य जो है आपका दोस्तों, पहला इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, दूसरा गुलाम नबी आज़ाद, तीसरा वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, और चौथा लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप, पांचवा वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, छठा संजय कोठारी पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं ये, और सातवां अर्जुन राम मेघवाल, ये विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। ठीक है। और सचिव की बात करें तो नीतेश चंद्र सचिव, भारत सरकार विधि एवं कार्य विभाग द्वारा रिपोर्ट मार्च 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई थी। अब हम देखते हैं PM आशा योजनाएं जारी रखने की मंजूरी। ठीक है। वर्ष 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई व्यापक योजना अम्ब्रेला स्कीम प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा को मंजूरी प्रदान की थी। केंद्रीय बजट 2018 में की गई घोषणा के अनुरूप इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्य प्रदान करना है। स्पष्ट है कि यह योजना किसानों को उनकी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP प्रदान करने पर आधारित है। दोस्तों MSP के बारे में कुछ देख लेते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में। इसकी शुरुआत हुई थी आपका 1966 टू 1967 के दौरान। ठीक है। गेहूं के लिए आपका पहला ये शुरुआत किया था MSP को। ठीक है, गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन। और दोस्तों वर्तमान में आपका MSP 24 फसलों पर तय है। ठीक है। और ये दोस्तों जारी कौन करता है? MSP कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा ये जारी किया जाता है। और ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1965 को हुई थी दोस्तों। और ये MSP तय कौन करता है? भारत सरकार द्वारा ये तय किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखें। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM आशा के अंतर्गत शामिल योजनाओं को जारी रखने हेतु स्वीकृति प्रदान की। इस पर 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2025 से 26 तक लगभग 35,000 करोड़ रुपए का व्यय होगा। PM आशा के अंतर्गत अब निम्न घटक शामिल होंगे। कौन कौन से? मूल्य समर्थन योजना यानी कि PSS प्राइम सपोर्ट स्कीम। दूसरा है मूल्य स्थिरीकरण कोष आपका PSF, ये प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड। तीसरा है मूल्य घाटा भुगतान योजना यानी कि PDPS प्राइस डिफिसिट पेमेंट स्कीम। और चौथा है बाजार हस्तक्षेप योजना आपका MIS मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। ये अच्छे से याद रखिएगा, चारों को इंपॉर्टेंट है। PM आशा के परिणाम स्वरूप किसानों को उनके उत्पादों हेतु उचित मूल्य दिलाने के साथ साथ उपभोक्ताओं को मिलने वाली आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में आने वाले उतार चढ़ाव को भी नियंत्रित किया जा सकेगा। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। ये केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जनजातीय समुदायों यानी कि ट्राइबल कम्युनिटीज की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को प्रारंभ करने की घोषणा की थी। इसके तहत जनजातीय बहुल गांव और आकांक्षी जिलों में सभी जनजातीय परिवारों का पूर्ण कवरेज सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें लगभग 63,000 गाँव शामिल होंगे। कितने? 63,000 गाँव, जिससे आपका 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा। स्मरणीय तथ्य देखते हैं इसके बारे में। 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी प्रदान की। इस अभियान हेतु कुल परिव्यय आपका 79,156 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। इसमें केंद्रीय हिस्सा सेंट्रल शेयर कितना होगा? 56,333 करोड़ रुपए, और राज्यों का हिस्सा जो है आपका 22,823 करोड़ रुपए होगा। ठीक है, किसमें? 79,156 करोड़ में। इस अभियान में 30 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के जनजातीय बहुल गांवों वाले 549 जिले और 2,740 ब्लॉक शामिल होंगे। इस अभियान के अंतर्गत 25 कार्यक्रम शामिल हैं, जिन्हें 17 मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से स्वदेश दर्शन के अंतर्गत 1,000 गृह प्रवासों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों को पर्यटन क्षमता का दोहन करना तथा जनजातीय समुदायों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों यानी कि STs की जनसंख्या 10.45 करोड़ है। देश भर में 705 से अधिक जनजातीय समुदाय हैं। दोस्तों अब देखते हैं बायो राइड योजना को मंजूरी।
यह दोस्तों ग्लोबल बायो इंडिया जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित हितधारकों का एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है ये, ठीक है। इस वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन जो है आपका जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद यानी कि BIRAC यानी कि बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल द्वारा किया जाता है, जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। ग्लोबल बायो इंडिया 2024 चौथा संस्करण का आयोजन कब से कब तक हुआ था? 12 से 14 सितंबर 2024 के मध्य हुआ था। डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 12 से 14 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में किया गया। कहाँ? नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। और पहली बार दोस्तों आपका 2021 में हुआ था, ठीक है। ग्लोबल बायो इंडिया सम्मेलन जो है आपका पहला 2021 में हुआ था, याद रखिएगा ये भी। स्मरणीय तथ्य देखते हैं इसके बारे में। 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बायो राइड योजना को मंजूरी प्रदान की गई। बायो राइड का पूर्ण रूप क्या है आपका? जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता विकास, यानी कि बायो राइड मीन्स बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा जाता है। बायो राइड योजना में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की 2 योजनाओं तथा जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास यानी कि R&D और औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास यानी कि I&ED का विलय किया गया है, ठीक है। विलय किसका किसका किया गया, ध्यान रखिएगा इसको। साथ ही इस योजना में बायो मैन्युफैक्चरिंग एवं बायो फाउंड्री नामक एक नए घटक को भी शामिल किया गया है। एकीकृत योजना बायो राइड का कार्यान्वयन 15वें वित्त आयोग की अवधि वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान किया जाएगा। बायो राइड योजना नवाचार और जैव उद्यमिता को बढ़ावा देगी, साथ ही जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मानव संसाधन को विकसित करेगी। बायो E3 नीति को मंजूरी, तो दोस्तों इसमें देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। ये 24 अगस्त 2024 को आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बायो E3 यानी कि अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है। बायो E3 मीन्स क्या? अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति को मंजूरी प्रदान कर दी गई। बायो E3 आपका यानी कि बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट नीति का उद्देश्य उच्च प्रदर्शन वाले जैव निर्माण यानी कि हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। बायो E3 नीति निम्न 6 व्यापक फोकस क्षेत्रों पर आधारित है। कितने? 6। पहला है जैव आधारित रसायन एवं एंजाइम, दूसरा कार्यात्मक खाद्य एवं स्मार्ट प्रोटीन, तीसरा सटीक बायो थेरेप्यूटिक्स, चौथा है जलवायु लचीली कृषि, पांचवा कार्बन कैप्चर एवं इसका उपयोग, छठा है भविष्यवादी समुद्री एवं अंतरिक्ष अनुसंधान, ठीक है। 6 देख लीजिएगा। इस नीति के तहत बायो विनिर्माण, बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायो AI हब एवं बायो फाउंड्री की स्थापना के माध्यम से प्रौद्योगिकी विकास एवं व्यवसायीकरण में तेजी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब देखते हैं दोस्तों नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन। यह आपका मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता के एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में भारतीय रेलवे ने भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस, देखिए ये आपका भारत की पहली स्वदेशी, वो भी स्वदेशी है, ठीक है, पूरी तरह से स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च किया था। 15 फरवरी 2019 को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को नई दिल्ली, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी मार्ग पर रवाना किया गया था। वंदे भारत एक्सप्रेस की अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटे है। 1 सितंबर 2024 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने BEML लिमिटेड के बेंगलुरु रेल परिसर से भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट को रवाना किया था। इसे BEML लिमिटेड द्वारा, देखिए BEML के बारे में थोड़ा देख लीजिए, इसका फुल फॉर्म है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ठीक है। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? BEML का बेंगलुरु में है, ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। तो इसे आपका BEML लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं निर्मित किया गया है, ठीक है। अब कुछ स्मरणीय तथ्य इसके बारे में जो है आपका 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया। कहाँ? गुजरात में, ठीक है। इस ट्रेन का संचालन गुजरात में अहमदाबाद एवं भुज के मध्य किया जाएगा। किसके किसके मध्य? अहमदाबाद एवं भुज के मध्य।
आधिकारिक रूप से इस ट्रेन का पुनर्नामकरण नमो भारत रैपिड रेल के रूप में किया गया है। उल्लेखनीय है कि नमो भारत रैपिड रेल पारंपरिक मेट्रो प्रणालियों से काफ़ी भिन्न है। शहरी मेट्रो ट्रेनें आमतौर पर एक शहर की सीमा के अंतर्गत ही संचालित होती हैं, जबकि नमो भारत रैपिड रेल को अंतर शहर कनेक्टिविटी यानी कि इंटरसिटी कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह ट्रेन शहरी केंद्रों को आसपास के क्षेत्रों से जोड़ेगी, जिससे पहुंच में वृद्धि होगी, जबकि यात्रा में लगने वाले समय में कटौती होगी। मिशन मौसम के बारे में देखा जाए, अब 11 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन मौसम को स्वीकृति प्रदान की। 2 वर्षों के लिए यह मिशन हेतु 2000 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? हर मौसम के लिए अधिक तैयार और जलवायु स्मार्ट भारत का निर्माण करना है। कुछ स्मरणित तथ्य इसके बारे में। मिशन मौसम मुख्य रूप से केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के निम्न 3 संस्थान इस मिशन को मुख्य रूप से कार्यान्वित करेंगे। पहला है इसमें भारत मौसम विज्ञान मिशन यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। दूसरा है भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, पुणे, ठीक है, पुणे में है। राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र यानी कि NCMRWF यानी कि नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, ये आपका नोएडा में है, ठीक। मिशन मौसम की परिकल्पना एक बहुआयामी और परिवर्तनकारी पहल के रूप में की गई है, जो भारत के मौसम और जलवायु संबंधी विज्ञान अनुसंधान और सेवाओं को अभूतपूर्व बढ़ावा देगी। मिशन मौसम उच्च परिशुद्धता यानी कि हाई प्रिसीजन के साथ मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए एक नया मानक न्यू बेंचमार्क स्थापित करेगा। इसके लिए इस मिशन के साथ उन्नत अवलोकन प्रणालियों, उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को स्वीकृति किया जाएगा। इस मिशन के अंतर्गत उन्नत सेंसरों और उच्च प्रदर्शन वाले सुपर कंप्यूटरों के साथ अगली पीढ़ी के रडार एवं उपग्रह प्रणालियां शामिल की जाएंगी। यह मिशन मौसम की चरम घटनाओं यानी कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने में नागरिकों एवं अन्य हितधारकों की मदद करेगा। अब देखते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024। वर्ष 2019 में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी कि NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, ठीक है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहर क्षेत्र एवं राष्ट्रीय स्तर पर वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है। इस कार्यक्रम के तहत अगले 5 वर्षों में वर्ष 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर अर्थात PM10 एवं PM2.5 के स्तरों में 20 से 30% तक की कटौती करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। कितना? 20 से 30% तक की कटौती। NCAP के तहत वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु 130 शहरों को लक्षित किया गया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक नई पहल है, जिसका उद्देश्य वायु गुणवत्ता एयर क्वालिटी के आधार पर 130 NCAP शहरों की रैंकिंग तैयार करना है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के तहत शहरों की रैंकिंग तैयार करने के लिए उन्हें जनसंख्या के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। कुल 130 शहरों को निम्न 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया दोस्तों। कितने? 3 श्रेणियों में टोटल 130 शहर हैं, याद रखिएगा। अब हम इसमें देखते हैं श्रेणी एक तरफ है, एक तरफ शहरों की संख्या, एक तरफ जनसंख्या दी हुई है। देखिए श्रेणी फर्स्ट में आपका 47 शहर हैं, ठीक है, जो कि आपका जनसंख्या होनी चाहिए 10 लाख से अधिक यानी कि 10 लाख से प्लस जनसंख्या होनी चाहिए। श्रेणी 2 के तहत आपका कुल शहरों की संख्या आपका 43 है, जिसमें कि जनसंख्या होनी चाहिए 3 से 10 लाख तक की जनसंख्या। श्रेणी 3 में आपका 40 शहरों की संख्या है, कुल जनसंख्या 3 लाख से कम जनसंख्या होनी चाहिए। प्रत्येक श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 3 शहरों को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। साथ ही इन शहरों को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर यानी कि नेशनल क्लीन एयर सिटी की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। स्मरणित तथ्य देखिए इसके बारे में। 7 सितंबर 2024 को जयपुर में नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज के अवसर पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के परिणामों की घोषणा की गई। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री
भजन लाल शर्मा ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2024 प्रदान किया। नाम देख लीजिए कौन किन्ने किन्ने प्रदान किया था, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 विभिन्न श्रेणियों के शीर्ष 3 शहर, विभिन्न श्रेणियों में जो आपका टॉप 3 शहर देखते हैं आपका। देखिए श्रेणी है एक तरफ रैंक है, एक तरफ शहर है, एक तरफ राज्य है। तो श्रेणी 1 में फर्स्ट में अगर देखा जाए तो रैंक 1 में जो है आपका सूरत है। कौन सा शहर है? सूरत है। और राज्य की बात करें तो गुजरात है रैंक 1 में, ठीक है। और आपका रैंक 2 में आपका जबलपुर शहर है, मध्य प्रदेश राज्य है पहले में, मतलब रैंक 2 में, ठीक है। और रैंक 3 में दोस्तों आपका आगरा है आपका शहर, और उत्तर प्रदेश राज्य है रैंक 3 में। देख लीजिए ध्यान से इसको देखिएगा आप लोग, ठीक है। श्रेणी 2 की बात करें तो इसमें आपका पहले नंबर पर फिरोजाबाद है जो कि उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश पहले स्थान। और ये अमरावती दोस्तों महाराष्ट्र पहले इधर है। और ये आपका झांसी उत्तर प्रदेश, ठीक है। और पहला आपका रायबरेली और उत्तर प्रदेश इधर। और ये दूसरा ये श्रेणी 3 देखिए, सॉरी ये आपका यहाँ से यहाँ तक श्रेणी 3 है, ठीक है। इसमें आपका पहला रायबरेली उत्तर प्रदेश, दूसरे पे आपका नलगोंडा तेलंगाना, और तीसरा आपका नालागढ़ ये आपका हिमाचल प्रदेश। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में उत्तर प्रदेश की स्थिति यहाँ दिया हुआ है रैंकिंग। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें श्रेणी एक तरफ समग्र रैंक है, एक तरफ शहर है। तो श्रेणी 1 का पहले देखिए, इसमें आपका समग्र रैंक आपका 3rd नंबर जो है आपके आगरा को है। और समग्र रैंक 4 में 4 नंबर पे आपका लखनऊ है, और 5 पे कानपुर है, ठीक है। और 13 नंबर पे आपका वाराणसी है, 22 नंबर गाजियाबाद समग्र रैंक, ठीक है। और 24 समग्र रैंक प्रयागराज, और ये 29 रैंक है आपका मेरठ। और दोस्तों आपका अगर अब श्रेणी 2 में देखा जाए तो श्रेणी 2 में पहले पे आपका फिरोजाबाद है, 3rd नंबर पे आपका झांसी है दोस्तों इधर, और 4थे नंबर पे आपका ये आपका गोरखपुर है, ठीक है। और 6 नंबर पे आपका नोएडा, और 11 नंबर पे मुरादाबाद है, और 18वें नंबर पे आपका बरेली है, ठीक है। और श्रेणी 3rd में देखिए तो ये पहले नंबर पे आपका इसमें रायबरेली है, 3rd नंबर पे आगरा है, 16 नंबर पे 16 पे आपका खुर्जा है, और 18वें नंबर पे गजरौला है। ये टेबल सब जो है आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा एक बार फिर से, ठीक है। पूछा जाता है यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न। अब देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन को नेचर की मान्यता, ठीक है। 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया स्वच्छ भारत मिशन। कब लॉन्च किया गया? 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था, महात्मा गांधी की जयंती पर, ठीक है। तो एसबीएम भारत में सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज यानी कि यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज प्राप्त करने की दिशा में एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। यह विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन स्वच्छता कार्यक्रम यानी कि नेशनल बिहेवियर चेंज सैनिटेशन प्रोग्राम्स में से एक है। यह मिशन देश भर में घरेलू शौचालय उपलब्ध कराने के माध्यम से देश को खुले में शौच से मुक्त यानी कि ODF करने का पर केंद्रित है। यह अद्वितीय कार्यक्रम अब देश में संपूर्ण स्वच्छता सुनिश्चित करने में रूपांतरित हो गया है। अब स्मरणित तथ्य देखिए इसके बारे में। 2 सितंबर 2024 को विश्व के अग्रणी बहुविषयक यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी विज्ञान जर्नल नेचर में एक लेख आर्टिकल प्रकाशित हुआ। इस लेख का शीर्षक था आपका स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय का निर्माण और भारत में शिशु मृत्यु दर यानी कि टॉयलेट कंस्ट्रक्शन अंडर द स्वच्छ भारत मिशन एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी इन इंडिया। इस लेख के तहत नेचर द्वारा संचालित एक अध्ययन के परिणाम प्रकाशित किए गए। उल्लेखनीय है कि नेचर द्वारा स्वच्छ भारत मिशन और भारत में नवजात शिशु मृत्यु दर यानी कि IMR एवं 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर यानी कि U5MR के मध्य संबंध की जांच करने के उद्देश्य से एक प्रायोगिक अध्ययन संचालित किया गया था। इस अध्ययन के तहत शिशु एवं बाल स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ भारत मिशन के लाभों की पड़ताल की गई थी। इस अध्ययन में एक दशक यानी कि वर्ष 2011 से 2020 की अवधि में 35 भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों और 640 जिलों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया था। उपयुक्त क्षेत्रों में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर IMR और U5MR पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इस अध्ययन के अनुसार ऐतिहासिक रूप से भारत में शौचालयों तक पहुंच और बाल मृत्यु दर में विपरीत संबंध यानी कि इनवर्स एसोसिएशन पाया गया है। इस अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि जिला स्तर पर शौचालय तक पहुंच में प्रत्येक 10% बिंदुओं यानी कि 10 परसेंटेज पॉइंट्स की वृद्धि होने पर IMR में औसतन 0.9% बिंदुओं तक की कमी और U5MR में 1.1% बिंदुओं तक की कमी दर्ज की जाती है। SBM के अंतर्गत 30% से अधिक शौचालय कवरेज करने वाले जिलों में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर IMR में 5
5.3 और U5MR में 6.8 की कमी दर्ज की गई। SBM के तहत बड़े पैमाने पर शौचालयों के प्रावधान ने प्रति वर्ष लगभग 60,000 से 70,000 नवजात शिशुओं के जीवन की रक्षा करने में योगदान दिया है। नेचर द्वारा संचालित अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि परिवर्तनकारी स्वच्छता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में निम्न से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में आबादी को स्वच्छ लाभ प्राप्त हो सकता है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024। तो स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का आयोजन आपका 17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक किया जा रहा है। याद रखिएगा डेट दोस्तों, आपका इंपॉर्टेंट है, कब से कब तक। और स्वच्छता ही सेवा अभियान का आयोजन प्रतिवर्ष स्वच्छ भारत दिवस यानी कि 2 अक्टूबर 2024 को मनाया जाता है। क्या? स्वच्छ भारत दिवस से पहले किया जाता है। इस अभियान का आयोजन आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पेयजल और स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का केंद्रीय विषय क्या है आपका? स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार, स्वच्छता, यानी कि आपका 4S। ठीक है, 4S। 23वां विधि आयोग के बारे में देखते हैं। 23rd विधि आयोग भारत का विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन एक गैर सांविधिक निकाय है। ठीक है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है दोस्तों आपका विधि आयोग। याद रखिएगा, गैर सांविधिक निकाय है। भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स द्वारा जारी एक अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन द्वारा इसका गठन किया जाता है। कानून के क्षेत्र में अनुसंधान करने के एक निश्चित समय सीमा के साथ इसका गठन किया जाता है। यह आयोग विचारार्थ विषयों के अनुसार केंद्र सरकार को रिपोर्ट के रूप में सिफारिशें करता है। दोस्तों विधि आयोग के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देख लीजिए। विधि आयोग का प्रथम बार गठन जो है आपका 1955 में किया गया था और अध्यक्ष जो है आपका पहले अध्यक्ष कौन थे? MC सीतलवाड़। ठीक है, और ये भारत के पहले अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं। और 22वां विधि आयोग का गठन 19 फरवरी 2020 को किया गया था दोस्तों। अब विधि आयोग के बारे में कुछ स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। 2 सितंबर 2024 को केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा भारत के 23वें विधि आयोग के गठन हेतु एक अधिसूचना जारी की गई। 23वें विधि आयोग। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 वर्षों यानी कि 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा डेट की अवधि के लिए 23वें विधि आयोग का गठन को मंजूरी प्रदान की। कब से कब तक? डेट देख लीजिए आप लोग। ठीक है, 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक। ठीक है, डेट और ईयर अच्छे से देखिएगा इसका। और भारत के 23वें विधि आयोग के निम्न व्यक्ति शामिल होंगे। ठीक है, विधि आयोग में कौन कौन व्यक्ति शामिल होंगे 23वें में देखा जाए तो पहले नंबर पे आपका 1 पूर्वकालिक अध्यक्ष होंगे, दूसरे पे 4 पूर्वकालिक सदस्य और इसमें आपका सदस्य सचिव सहित। ठीक है, तीसरे में आपका सचिव विधि कार्य विभाग पदेन सदस्य के रूप में, चौथे में आपका सचिव विधायी विभाग पदेन सदस्य के रूप में, और 5वें में आपका 5 अंशकालिक सदस्यों यानी कि पार्ट टाइम मेंबर्स से अधिक नहीं। और दोस्तों मुख्यालय विधि आयोग का कहाँ स्थित होगा? नई दिल्ली में स्थित होगा। गंतव्य है कि भारत के 22वें विधि आयोग का कार्यकाल आपका 31 अगस्त 2024 को समाप्त हो गया था। याद रखिएगा 22वें विधि आयोग का कार्यकाल कब समाप्त हुआ था? 31 अगस्त 2024 को। ठीक है, न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त आपका ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखिएगा इनका भी नाम। हालांकि 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष अभी तय नहीं हुए हैं कौन बनेंगे। ठीक है, अभी अपडेट आएगा तो मैं उसको देखूंगा, फिर आप लोग भी देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा इसका। अब हम देखते हैं डिजिटल कृषि मिशन। भारत की डिजिटल क्रांति द्वारा कृषि क्षेत्र को रूपांतरित करने के उद्देश्य से केंद्रीय बजट 2023-24 में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना यानी कि DPI डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की घोषणा की गई थी। तत्पश्चात केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणा के अनुसार केंद्र सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में अगले 3 वर्षों में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना लागू करेगी। इस पहल के तहत किसानों और उनकी भूमि को आच्छादित यानी कि कवर किया जाएगा। इस वित्त वर्ष DPI का उपयोग करते हुए 400 जिलों में खरीफ का डिजिटल फसल सर्वेक्षण डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाएगा। कितने जिलों में? 400 जिलों में। ठीक है, याद रखिएगा। इसका लक्ष्य 6 करोड़ किसानों और उनकी भूमि के वितरण के साथ रजिस्ट्रियों को अद्यतन यानी कि अपडेट करना है। कितना? 6 करोड़ किसानों। ठीक, अब कुछ स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। 2 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल कृषि मिशन यानी कि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को मंजूरी प्रदान कर दी गई। कब? 2 सितंबर 2024 को। इस मिशन हेतु कुल परिव्यय यानी कि टोटल
आउटले जो है 2,817 करोड़ रुपए निर्धारित है, जिसमें केंद्र का हिस्सा कितना होगा आपका, सेंट्रल शेयर 1940 करोड़ रुपए है, ठीक है, 1940 करोड़ केंद्र का होगा। और यह मिशन आपका डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के स्वरूप यानी कि स्ट्रक्चर पर आधारित है। और इस मिशन के तहत जो है आपका किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में कृषि क्षेत्र और किसानों से संबंधित आंकड़े अलग अलग स्थानों पर बिखरे हुए हैं। इस परिप्रेक्ष्य में डिजिटल कृषि मिशन का उद्देश्य एक ही मंच यानी कि सिंगल प्लेटफॉर्म पर एक समेकित डाटाबेस का निर्माण करना है। इससे कई डाटाबेस और अलग अलग प्लेटफॉर्म के रखरखाव की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके फलस्वरूप किसान अपनी डिजिटल पहचान सुनिश्चित करने और उसे प्रमाणित करने में सक्षम हो जाएंगे तथा विभिन्न लाभों एवं सेवाओं को प्राप्त कर सकेंगे। इस मिशन के फलस्वरूप किसान बिना किसी जटिल कागजी कार्रवाई के लाभों तथा सेवाओं को प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही उन्हें विभिन्न कार्यालयों या सेवा प्रदाताओं के समक्ष भौतिक रूप से उपस्थित होने की बहुत कम या कोई आवश्यकता नहीं होगी। डिजिटल कृषि मिशन मूलभूत स्तंभ। तो डिजिटल कृषि मिशन को एक व्यापक योजना यानी कि अम्ब्रेला स्कीम के रूप में डिजाइन किया गया है, जिससे विभिन्न डिजिटल कृषि पहलों को समर्थन प्रदान किया जा सके। यह मिशन निम्न 2 मूलभूत स्तंभों यानी कि फंडामेंटल पिलर्स पर निर्मित है। 2, पहला है आपका एग्री स्टैक, दूसरा क्या है, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली, ठीक है, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इसके अतिरिक्त इस मिशन में मृदा प्रोफाइल मैपिंग यानी कि सॉइल प्रोफाइल मैपिंग भी शामिल है। उपयुक्त तीनों डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना यानी कि DPIS किसान केंद्रित डिजिटल सेवाओं को तो सक्षम बनाएगी ही, साथ ही कृषि क्षेत्र के लिए समयवृद्ध और विश्वसनीय जानकारी की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगी। एग्रो स्टैक आपका किसान की पहचान, ठीक है, इसे एक किसान केंद्रित DPI के रूप में डिज़ाइन किया गया है। इसके माध्यम से किसानों को कुशलता, आसानी और तेज गति से सेवाओं और योजनाओं की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। एग्री स्टैक में निम्न 3 प्रमुख घटक शामिल हैं। कौन कौन से? ए नंबर है आपका किसान रजिस्ट्री, फार्मर्स रजिस्ट्री, दूसरे नंबर पे भू संदर्भित गांव के नक्शे यानी कि जियो रिफरेंस्ड विलेज मैप, और ये आपका बोई गई फसल की रजिस्ट्री यानी कि क्रॉप शो रजिस्ट्री। एग्रो स्टैक के तहत किसान आईडी यानी कि फार्मर आईडी की शुरुआत की गई है। आधार कार्ड की ही तरह अब किसानों को एक किसान आईडी प्रदान की जाएगी, जो उनके लिए एक विश्वसनीय डिजिटल पहचान के रूप में कार्य करेगी। इस किसान आईडी का सृजन और रखरखाव कौन करेगा? राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाएगा। यह किसान आईडी भूमि अभिलेखों यानी कि लैंड रिकॉर्ड्स, पशुधन स्वामित्व, बोई गई फसल और प्राप्त लाभ सहित विभिन्न किसान संबंधी डाटा से जुड़ी होगी। किसान आईडीज के निर्माण और डिजिटल फसल सर्वेक्षण का परीक्षण करने के लिए निम्न 6 राज्यों में प्रायोगिक परियोजनाएं संचालित की गई। कितने? 6 राज्यों में टोटल। तो पहले नंबर पे आपका इसमें है उत्तर प्रदेश, यहाँ के उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में, दूसरे पे आपका गुजरात के गांधीनगर में, महाराष्ट्र के बीड़ में, हरियाणा के यमुनानगर में, पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में, तमिलनाडु के विरुधुनगर में। 3 वर्षों के दौरान 11 करोड़ किसानों के लिए डिजिटल पहचान के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। कितना दोस्तों? 3 वर्षों के दौरान 11 करोड़ किसानों के लिए। ठीक दोस्तों, आप लोग यूपी के लिए स्पेशल के देख लीजिएगा, आप लोग उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में, ठीक है, याद रखिएगा इसको। वित्त वर्ष 2024-25 में 6 करोड़, वर्ष 2025-26 में 3 करोड़ और वर्ष 2026-27 में 2 करोड़ किसानों की किसान आईडी का निर्माण किया जाएगा। याद रखिएगा ये आंकड़े को। 2 वर्षों के अंदर राष्ट्रव्यापी डिजिटल फसल सर्वेक्षण को लॉन्च किया जाएगा 2 वर्षों के अंदर, ठीक है। इसमें वर्ष 2024-25 में 400 जिलों और वर्ष 2025-26 में सभी जिलों को आच्छादित किया जाएगा। कृषि निर्णय सहायता प्रणाली, यह प्रणाली आपका फसलों, मिट्टी, मौसम और जल संसाधनों आदि पर सुदूर संवेदन यानी कि रिमोट सेंसिंग आधारित जानकारी को एकीकृत करने के लिए एक व्यापक भू स्थानिक प्रणाली, एक कॉम्प्रिहेंसिव जियोस्पेटियल सिस्टम का निर्माण करेगी। मृदा प्रोफाइल मैपिंग, इस मिशन के तहत आपका देश की लगभग 142 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि के 1:10,000 के पैमाने पर आपका विस्तृत मृदा प्रोफाइल मानचित्र यानी कि सॉइल प्रोफाइल मैप्स तैयार करने की परिकल्पना की गई है।
इसके अतिरिक्त इस मिशन के अंतर्गत डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण यानी कि DGCES यानी कि डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किए गए फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर उपज यानी कि यील्ड का अनुमान प्रदान करेगा। यह कृषि उत्पादन का सटीक अनुमान लगाने में बहुत उपयोगी साबित होगा। अब दोस्तों देखते हैं इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। तो दोस्तों भारत को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम को मंजूरी प्रदान की थी। यह देश में अर्धचालकों यानी कि सेमीकंडक्टर्स एवं डिस्प्ले परितंत्र यानी कि डिस्प्ले इकोसिस्टम के विकास का एक व्यापक कार्यक्रम। इस कार्यक्रम हेतु कुल परिव्यय आपका 76,000 करोड़ रुपए निर्धारित है। इस कार्यक्रम के तहत अर्धचालकों एवं डिस्प्ले विनिर्माण के साथ साथ डिजाइन के क्षेत्र में भी कंपनियों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहन पैकेज प्रदान किया जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत होगी। अर्धचालकों एवं डिस्प्ले परितंत्र के विकास के लिए लंबी अवधि की रणनीतियों को संचालित करने के उद्देश्य से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन यानी कि ISM इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना की गई है। इस मिशन का नेतृत्व अर्धचालक और डिस्प्ले उद्योग के क्षेत्र से जुड़े वैश्विक विशेषज्ञ कर रहे हैं। यह मिशन आपका डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत एक विशेष और स्वतंत्र व्यापार प्रभाग यानी कि बिजनेस डिवीजन है। यह मिशन सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। कुछ स्मरणीय तथ्य देखते हैं इसके बारे में। 2 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार ने साणंद गुजरात में एक अर्धचालक इकाई यानी कि सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना को मंजूरी प्रदान की। यह अर्धचालक इकाई कैंस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित की जाएगी। यह प्रस्तावित इकाई 3,300 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित की जाएगी। इस इकाई की उत्पादन क्षमता 60 लाख चिप्स प्रतिदिन होगी। दोस्तों इस इकाई में उत्पादित चिप्स का औद्योगिक, ऑटोमेटिव, इलेक्ट्रिक वाहन, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, मोबाइल फोन आदि क्षेत्रों के विविध अनुप्रयोगों में प्रयोग किया जा सकेगा। इसके पूर्व जून 2023 में केंद्र सरकार ने साणंद गुजरात में ही एक अर्धचालक इकाई की स्थापना हेतु माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंक के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की थी। कब? जून 2023 में। और स्थान वही है आपका साणंद गुजरात। पुनः 29 फरवरी 2024 को देश में 3 और अर्धचालक इकाई की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई थी। कितने? 3। कब? 29 फरवरी 2024 को। इस 3 इकाइयों का विवरण निम्नवत है आपका। कहाँ कहाँ आपका? धोलेरा गुजरात में सेमीकंडक्टर फैब, धोलेरा गुजरात में TEPL आपका टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट यानी कि संक्षेप में आपका सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना की जाएगी। यह सेमीकंडक्टर फैब आपका PSMC आपका यानी कि पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प आपका ताइवान की साझेदारी में स्थापित किया जाएगा। किसकी साझेदारी में? ताइवान की। याद रखिएगा। इस इकाई की क्षमता जो है आपका 50,000 WSPM यानी कि वेफर्स स्टार्ट्स पर मंथ होगी। यह भारत की पहली AI समर्थित सेमीकंडक्टर फैब होगी। भारत की पहली, याद रखिएगा, फर्स्ट AI इनबिल्ड सेमीकंडक्टर फैब होगी। असम में अर्धचालक इकाई, ठीक है। अब असम में दूसरा है, ठीक। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड मोरीगांव असम। कहाँ? असम के मोरीगांव में, याद रखिएगा, में एक अर्धचालक इकाई की स्थापना करेगा। यह इकाई 27,000 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित की जाएगी। इस इकाई की उत्पादन क्षमता 48 मिलियन चिप्स प्रतिदिन होगी दोस्तों, ठीक है। और साणंद गुजरात में अर्धचालक इकाई, ठीक है। अब साणंद गुजरात 3rd नंबर पे है। और ये CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड द्वारा साणंद गुजरात में OSAT यानी कि आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर फॉर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा स्थापित की जाएगी। यह अर्धचालक इकाई आपका रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन जापान और स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स थाईलैंड पब्लिक कंपनी लिमिटेड की साझेदारी से स्थापित की जाएगी। विशिष्ट चिप्स यानी कि स्पेशलाइज्ड चिप्स के उत्पादन के लिए इस इकाई की स्थापना 7600 करोड़ रुपए 7,600 करोड़ रुपए के निवेश से की जाएगी। इस इकाई की उत्पादन क्षमता आपका 15 मिलियन चिप्स प्रतिदिन होगी। 29 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत तीनों अर्धचालक संयंत्रों इकाइयों का शिलान्यास आपका 13 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। कब किया गया शिलान्यास? 13 मार्च 2024 को, याद रखिएगा। इस प्रकार भारत में
इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत अब तक कुल 5 अर्धचालक इकाइयों की स्थापना को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। भारत अमेरिका साझेदारी 9 सितंबर 2024 को अमेरिकी विदेश मंत्री यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत संचालित इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के साथ साझेदारी की घोषणा की। इस साझेदारी का उद्देश्य आपका ITSI इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी एंड इनोवेशन कोष के तहत वैश्विक अर्धचालक परिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने एवं उसमें विविधता लाने के लिए अवसरों का पता लगाना है। उल्लेखनीय है कि ITSI कोष का सृजन अमेरिका के वर्ष 2022 के चिप्स अधिनियम के तहत किया गया है। अब देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज और प्रतीक चिन्ह। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान के तहत एक सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 124 में उल्लेखित है, ठीक है, 124 में उल्लेखित है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। आर्टिकल याद रखिएगा। ये 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आ गया था। आपका 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। कब? 28 जनवरी 1950 को उद्घाटन किया गया था सुप्रीम कोर्ट का। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति हरिलाल जे कानिया थे, ठीक है। 28 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपना स्थापना दिवस मनाया और अपनी स्थापना की हीरक जयंती वर्ष यानी कि डायमंड जुबली ईयर की शुरुआत की। उल्लेखनीय है कि 28 जनवरी 2025 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। दोस्तों याद रखिएगा 2025 में 28 जनवरी 2025 को सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ? 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। कुछ स्मरणीय तथ्य देख लीजिए आप लोग। 1 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह यानी कि इंसिग्निया का अनावरण किया। सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज नीले रंग का है और इस ध्वज में संविधान के खुले हुए पन्नों से सर्वोच्च न्यायालय के गोलाकार भवन को उभरते हुए प्रदर्शित किया गया है। इस ध्वज में न्यायालय भवन को सुनहरे रंग से चित्रित किया गया। दोस्तों सुनहरे रंग से इस ध्वज में न्यायालय के गोलाकार भवन के ऊपर अशोक चक्र को स्थान दिया गया है। इस संपूर्ण डिजाइन को एक वृत्त यानी कि सर्कल द्वारा घेरा गया है जिसमें निचले भाग में आपका संस्कृत श्लोक यतो धर्मस्ततो जय लिखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा श्लोक को। और इस श्लोक का अर्थ क्या है? जहां धर्म है वहां जीत है। इस ध्वज के मध्य भारत में प्रदर्शित डिजाइन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नए प्रतीक चिन्ह न्यू इंसाइग्ना के रूप में भी कार्य करेगी। सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष सिक्का एवं स्मारक डाक टिकट जारी। देखिए 31 अगस्त एवं 1 सितंबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। दोस्तों कहाँ? नई दिल्ली में, भारत मंडपम नई दिल्ली में। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में एक सिक्का एवं स्मारक डाक टिकट जारी किया। वाड़वड़ पत्तन का शिलान्यास। वर्तमान में भारत में कुल 12 महापत्तन यानी कि मेजर पोर्ट्स हैं जो पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के अस्तित्व के अधीन है और महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2021 मेजर पोर्ट ऑथोरिटीज एक्ट 2021 के प्रावधानों द्वारा शामिल है। यद्यपि भारत में वर्तमान में स्थित पत्तन सुदृढ़ आपका ग्राहक आधार बुनियादी ढांचा और संरचना आदि सुविधाओं से लैस हैं, लेकिन विस्तार संबंधी बाधाओं के कारण उनकी परिचालन क्षमता यानी कि ऑपरेशनल कैपेसिटी में वृद्धि संभव नहीं हो पाएगी। कंटेनर पोतों के लगातार बढ़ रहे आकार के कारण जो है जवाहरलाल नेहरू पत्तन और मुंबई पत्तन आदि पर संकुचन यानी कि कंजेस्टन पहले से ही गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत के पश्चिमी तट पर गहरे पत्तनों का विकास करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। स्मरणित तथ्य देख लीजिए आप लोग। 30 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वारवड़ पत्तन का शिलान्यास किया। कब? 30 अगस्त 2024 को। यह पत्तन महाराष्ट्र के पालघर जिले में डहाड़ू नगर के निकट स्थित होगा। दोस्तों और गंतव्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 जून 2024 को इस पत्तन की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की। भूमि अधिग्रहण सहित इस परियोजना की कुल लागत जो है आपका 76,220 करोड़ रुपए है। इस परियोजना का निर्माण जो है आपका वारवड़ पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड यानी कि VPPL वारवड़ पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। गंतव्य है कि VPPL और MMB यानी कि महाराष्ट्र
मैरीटाइम बोर्ड द्वारा गठित एक विशेष परियोजन वाहन SPV यानी कि स्पेशल पर्पज व्हीकल है, जिसमें उनकी हिस्सेदारी क्रमशः 75% एवं 26% है, दोनों की हिस्सेदारी याद रखिएगा दोस्तों। वारवर्ड पत्तन को हर मौसम के लिए उपयुक्त ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट मेजर पोर्ट के रूप में आपका विकसित किया जाएगा, यानी कि महापत्तन के रूप में विकसित किया जाएगा। यह भारत के सबसे बड़े गहरे जल वाले पत्तनों यानी कि लार्जेस्ट डीप वाटर पोर्ट में से एक होगा। निर्माण पूरा होने के पश्चात यह पत्तन विश्व के शीर्ष 10 पत्तनों में से एक होगा और यह पत्तन आपका पारागमन संभव ट्रांजिट टाइम और लागत को कम करते हुए अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। यह पत्तन बड़े कंटेनर पोतों तथा अति विशाल मालवाहक पोतों को आसानी से ठहराने की क्षमता प्रदान करेगा। इस प्रकार यह पत्तन एक विश्वस्तरीय समुद्री प्रवेश द्वार स्थापित करने के माध्यम से देश के व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। वारवर्ड पत्तन वर्ष 2035 में 15 मिलियन TEUs की कंटेनर क्षमता जोड़ेगा, जो वर्ष 2040 तक बढ़कर 23.9 मिलियन TEUs हो जाएगी। भारत के 12 महापत्तन मेजर पोर्ट कौन कौन से दोस्तों देख लीजिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन कोलकाता हल्दिया सहित, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत। दूसरा है पारादीप पत्तन उड़ीसा, विशाखापट्टनम पत्तन आंध्र प्रदेश, कामराजर पत्तन तमिलनाडु में है, चेन्नई पत्तन तमिलनाडु है। छठे पर आपका VO चिदम्बरम नार पत्तन आपका ये तुत्तुकुडी तमिलनाडु में है। सातवां दीनदयाल पत्तन कक्ष गुजरात में, मुंबई पत्तन महाराष्ट्र में। आठवां जवाहरलाल नेहरू पत्तन महाराष्ट्र में है आपका। 10वां जो है मुरगांव पत्तन गोवा में है आपका। 9 मंगलूर पत्तन ये कर्नाटक में है। कोचीन पत्तन 12वां कोचीन पत्तन कोची केरल में है दोस्तों। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिए दोस्तों। 4 जून 2024 को आपका CPPI यानी कि कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 जारी किया गया। कब जारी किया गया? 4 जून 2024 को, डेट याद रखिएगा, ठीक है। यह इस सूचकांक का चौथा संस्करण है। कौन सा? चौथा संस्करण है। और इस सूचकांक का आपका विकास जो है विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा किया गया है, ठीक है। और इस सूचकांक के तहत आपका कंटेनर पोतों कंटेनर शिप्स द्वारा किसी पत्तन में व्यतीत किए गए समय का मापन किया जाता है। और इस सूचकांक के अनुसार जो है वर्ष 2023 में पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशियाई पत्तनों में ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था, ठीक है। और इस सूचकांक में शीर्ष 20 स्थानों में से 13 स्थानों पर इसी क्षेत्र के पत्तन शामिल थे। इस सूचकांक में लगातार दूसरे वर्ष चीन का यांगशान पत्तन प्रथम स्थान पर रहा, ठीक है। याद रखिएगा, चीन का जो यांगशान पत्तन है आपका, यांगशान पत्तन, वो पहले स्थान पर रहा इस सूचकांक में। और इस सूचकांक के इतिहास में पहली बार विश्व के शीर्ष 100 पत्तनों की सूची में भारत के 9 पत्तनों को शामिल किया गया। भारत के कुल 9 पत्तनों को शामिल किया गया। याद रखिएगा कितने? कुल 9 पत्तनों को शामिल किया गया है। वर्ष 2023 में विश्व के टॉप 20 पत्तनों की सूची में विशाखापट्टनम पत्तन 19वां स्थान को शामिल किया गया है दोस्तों। याद रखिएगा, विशाखापट्टनम आपका 19वां स्थान। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 के सूचकांक में यह पत्तन आपका 115वें स्थान पर था। याद रखिएगा इसको, ठीक है। CPPI 2023 शीर्ष 100 पत्तनों में शामिल भारतीय पत्तन। तो एक तरफ समग्र रैंक दिया हुआ है दोस्तों, और एक तरफ आपका पत्तन का नाम है, आपका एक तरफ राज्य है, ठीक है। रैंक जो है 19वां रैंक जो है विशाखापट्टनम पत्तन आंध्र प्रदेश में है। और ये 27वां जो रैंक है समग्र रैंक मुंद्रा पत्तन ये गुजरात है आपका। और ये 41वां आपका पीपावाव पत्तन ये आपका गुजरात में है आपका। 41वां समग्र रैंक है इसका। 47वां समग्र रैंक दोस्तों आपका कामराजर पत्तन ये तमिलनाडु को। और ये 63वां समग्र रैंक कोचीन पत्तन केरल। 68 आपका समग्र रैंक हजीरा पत्तन गुजरात। और 71वां समग्र रैंक आपको मिला है आपका कृष्णापट्टनम पत्तन को आपका ये आंध्र प्रदेश। 80वां आपका जो है आपका चेन्नई पत्तन को मिला है आपका ये तमिलनाडु। 96 आपका जवाहरलाल नेहरू पत्तन महाराष्ट्र। NICDP 12 नए औद्योगिक शहरों को मंजूरी। तो दोस्तों राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम, NICD मतलब राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम, यानी कि नेशनल इंडस्ट्रियल
कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, भारत का सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा कार्यक्रम यानी कि इंडियाज मोस्ट एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य आपका भारत में भविष्य के औद्योगिक शहरों यानी कि फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रियल सिटीज़ का विकास करना है, जो विश्व के सर्वोत्तम विनिर्माण और निवेश स्थलों मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। इस दूरदर्शी कार्यक्रम के तहत नए औद्योगिक शहरों का निर्माण स्मार्ट शहरों के रूप में करने की परिकल्पना की गई है। दिसंबर 2020 में भारत सरकार ने NICDP के अंग के रूप में 4 चरणों कितने 4 फेजेस में 11 औद्योगिक गलियारों के विकास को स्वीकृति प्रदान की थी। इन 11 गलियारों के अंतर्गत 4 चरणों में कुल 32 परियोजनाएं शामिल हैं। इन 32 परियोजनाओं में से पहले चरण में 4 ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहर पहले ही विकसित किए जा चुके हैं, जबकि 4 अन्य परियोजनाएं वर्तमान में विकसित की जा रही हैं। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। 28 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने NICDP के अंतर्गत 12 नए औद्योगिक नोडल शहरों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की। कब? 28 अगस्त 2024 को। 28,602 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ ये 12 परियोजनाएं भारत के औद्योगिक परिदृश्य में क्रांति लेकर आएंगी। ये 12 औद्योगिक शहर देश के 10 राज्यों में विस्तृत होंगे और इन्हें 6 प्रमुख गलियारों के साथ रणनीतिक रूप से नियोजित प्लान किया गया है। उल्लेखनीय है कि स्वीकृत 12 नए औद्योगिक शहरों में से केवल 11 शहरों के नाम की घोषणा की गई है। हरियाणा एवं जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू होने के चलते एक शहर के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। नए स्वीकृत औद्योगिक शहर जिनके नाम घोषित कर दिए गए हैं निम्नवत है। कौन कौन से देख लेते हैं हम लोग शहरों के नाम। खुरपिया उत्तराखंड पहले नंबर पे, दूसरा पे आपका राजपुरा पटियाला